अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो लेक्चर में हम वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल नंबर थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझते हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि a 1.84 kg bag hangs in the middle of a cloth line causing it to sag by an angle 3.50 degree. Find the tension in the cloth line. स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है क्योंकि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में सबसे जरूरी चीज स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि लेट सपोज ये मेरे पास एक क्लॉथ लाइन है, इसके दरमियान में से हमने एक स्कूल बैग को हैंग कर दिया। जब हमने इस क्लॉथ लाइन के साथ स्कूल बैग को दरमियान से हैंग कर दिया यानी लटकाया, तो इस दौरान ये जो तार है ये सेग हो जाता है। सेग मीन नीचे की तरफ झुक जाता है, यानी सीधा होने की बजाय इसका इस तरह से वी शेप बन जाएगा। ठीक है, तो अब जब हमने इस क्लॉथ लाइन के साथ बैग को लटकाया तो उसकी वेट होने की वजह से अपवर्ड की डायरेक्शन में इस क्लॉथ लाइन में हमारे पास एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो हमने उस टेंशन को मालूम करना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग थोड़ा कुछ स्टेटमेंट को समझ चुके हों। सबसे पहले हम गिवन डेटा को निकालेंगे। तो गिवन डेटा हमारे पास क्या है? मास, यानी मास ऑफ अ स्कूल बैग। यहां पर मैंने स्कूल को छोड़ा है, आप स्कूल बैग भी कह सकते हो, आप सिंपल बैग भी कह सकते हो। तो वो जो मास है जिसको मैंने एम से रिप्रेजेंट किया है वो है 1.84 केजी। अब हमने जब इस मास को बांधा, लटकाया उस क्लॉथ लाइन के साथ, तो जाहिर बात है उसकी वजह से उसका डाउनवर्ड की डायरेक्शन में वेट आ जाएगा, यानी हमने उस वेट को निकालना है। तो जो वेट है उसको हमने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया, वो बराबर होगा mg के। अब मास हमारे पास क्या है? 1.84। इसी तरह से जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है यानी जी की वैल्यू है वो है 9.8। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 18 न्यूटन। तो इसका मतलब ये है कि उस बैग की जो वेट है वो हमारे पास है 18 न्यूटन। जब हमने उस तार के साथ, उस क्लॉथ लाइन के साथ उस बैग को लटकाया तो उसने उस दौरान एक एंगल बनाया, वो हमारे पास क्या है? 3.50 डिग्री। ये वाला कंडीशन एक दफा फिर से हम उस फिगर से समझने की कोशिश करेंगे ताकि जितना भी इसमें कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। रिक्वायर्ड क्या है? टेंशन, यानी हमने टेंशन फोर्स को मालूम करना है क्योंकि टेंशन इज आल्सो अ फोर्स। तो अब हमने ये जो कंडीशन है जिस तरह से मैंने आप लोग को पहले बताया, तो सारा का सारा हम अब इसी फिगर से समझते हैं। देखो, स्ट्रिंग पहले हमारे पास यानी क्लॉथ लाइन हमारे पास पहले इस तरह से स्ट्रेट था। दरमियान में जब हमने उसके साथ बैग को बांधा यानी हैंग किया तो ये जो स्ट्रिंग है ये नीचे की तरफ सेग हो जाता है यानी झुक जाता है, जिस तरह से आपको फिगर में नजर आ रहा है। पहले क्लॉथ लाइन इस तरह से होगा, जब हमने दरमियान में से यहां पर बैग को बांधा तो ये इस तरह से बेंड हो जाता है यानी इसका वी शेप बन जाता है। क्लियर? तो उन्होंने यही लिखा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन में था और अब ये जो है ना इस तरह से सेग हो चुका है यानी बेंड हो चुका है, तो ये एंगल बना रहा है 3.50 डिग्री। जाहिर बात है दरमियान में से हमने लटकाया है तो दोनों साइड पर जो एंगल है वो हमारे पास क्या होगा? सेम होगा। अब हमने इस क्लॉथ लाइन में टेंशन को निकालना है। जाहिर बात है अगर डाउनवर्ड की डायरेक्शन में वेट है तो अपवर्ड की डायरेक्शन में इसमें एक टेंशन फोर्स होगा। हमने उस टेंशन फोर्स को निकालना है। तो इधर देखें, हमने जब इसके साथ उस मास को बांधा, उस मास की जो वेट है वो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में कितना आ रहा है? 18 न्यूटन, क्योंकि वेट इज आल्सो अ फोर्स। अब इस क्लॉथ लाइन में टेंशन जो प्रोड्यूस हो रहा है तो एक टेंशन इस डायरेक्शन में होगा जिसको मैंने T1 से रिप्रेजेंट किया है, दूसरा टेंशन इस डायरेक्शन में होगा, इस साइड में होगा, जिसको मैंने T2 से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? अब हमने इन दोनों टेंशन की कंपोनेंट्स निकालने होंगे। इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट होगा और साथ में हॉरिजॉन्टल, और इसका भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो सबसे पहले हमने इन दोनों की कंपोनेंट को निकालना होगा।
तो मैं T1 को रिजॉल्व करता हूं, यानी इसका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जब करता हूं तो इसका एक कंपोनेंट ये आ जाएगा जिसको हम वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं, और एक कंपोनेंट इसका ये आ जाएगा जिसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे, या आप लोग इसको एक्स कंपोनेंट भी कह सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ हम T2 का यानी टेंशन 2 का हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा यानी एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, और ये वाला इस T2 का हमारे पास कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब हमने इस पर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करना होगा, क्योंकि ये जो फिगर आप लोगों को नजर आ रहा है, ना तो ये अबो जाता है ना बिलो जाता है, ना उस साइड पर जाएगा ना इस साइड पर जाएगा, यानी ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करता है। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, बट इफ की बजाय यहाँ पर कौन सा फोर्स है, टेंशन फोर्स है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, सम ऑफ टेंशन फोर्स इज इक्वल टू जीरो। जब भी आप लोगों ने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करना है तो याद रखना एक्स एक्सिस के लिए इंडिविजुअली उसको अप्लाई करना होगा और वाई एक्सिस के लिए इंडिविजुअली इसको अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है इसको हम अप्लाई करेंगे फॉर एक्स कंपोनेंट। अब अगर हम देखें, हमने फर्स्ट कंडीशन में यही पढ़ा है कि सम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पर क्या होगा, सम ऑफ टेंशन फोर्स एंड एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो। तो इधर अगर हम देखें T1 का यानी टेंशन फोर्स 1 का जो एक्स एक्सिस है वो हमारे पास किस डायरेक्शन में है, वो कुछ इस डायरेक्शन में है T1x, और अगर हम T2 का एक्स कंपोनेंट देखें तो वो इस डायरेक्शन में है यानी T2x, जिसको मैंने T2x से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर इन दोनों को हम देखें, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो अगर मैंने T1x को पॉजिटिव कंसिडर किया तो आपका जो T2x होगा वो नेगेटिव होगा। दैट्स व्हाई मैंने एक को पॉजिटिव से कंसिडर किया है और दूसरे को मैंने नेगेटिव से कंसिडर किया है। तो ये सम ऑफ टेंशन फोर्स T1x माइनस T2x किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। अगर हम T2x को उस साइड पर लेके जाएंगे तो ये जो माइनस साइन है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी T1x इज इक्वल टू T2x। इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन फोर्स का T1 का x कंपोनेंट जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो उतना ही फोर्स T2 उसका भी x कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लगा रहा है। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करता है, जब बैलेंस करता है तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगा, कैंसल करेगा। तो ना तो वेग उस डायरेक्शन में जाएगा ना इस डायरेक्शन में जाएगा। अब दूसरे कंपोनेंट पर हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करना है, जो कि फॉर वाई कंपोनेंट इधर मैंने लिखा है वो क्या है, सम ऑफ टेंशन इन वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू जीरो। तो अगर वाई कंपोनेंट में अब हम देखें, एक टेंशन फोर्स अपवर्ड की डायरेक्शन में T1 वाई से आ रहा है, दूसरा फोर्स T2 से अपवर्ड की डायरेक्शन में आ रहा है T2 वाई, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो लेट सपोज अपवर्ड की डायरेक्शन को मैंने क्या माना, पॉजिटिव माना, और अगर हम इधर देखें तो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है जिसको हम वेट कहते हैं, और वो हमारे पास डाउनवर्ड की डायरेक्शन में है। तो दो फोर्सेस अपवर्ड की डायरेक्शन में है और एक फोर्स डाउनवर्ड की डायरेक्शन में है। तो यहां पर T1 वही कंडीशन मैंने सम ऑफ फोर्सेस पर अप्लाई कर दिया है, तो T1y प्लस T2y इसको मैंने इसलिए पॉजिटिव कंसिडर किया क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, और माइनस W का मतलब ये है कि वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो दैट्स व्हाई इसको मैंने नेगेटिव कंसिडर कर दिया। आप इस तरह से भी कर सकते हो कि वेट की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करें तो जो टेंशन फोर्स की डायरेक्शन है उसको आप लोगों ने फिर नेगेटिव कंसिडर करना होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक को आप लोगों ने पॉजिटिव कंसिडर करना होगा और दूसरे को आप लोगों ने नेगेटिव कंसिडर करना होगा। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम इधर देखें तो मैंने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने माइनस W को उस साइड पे लेके गया है, जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो चुका है। यानी आप लोग को पता है जब भी इक्वल से उस साइड हम किसी क्वांटिटीज को लेके जाते हैं, अगर वो माइनस हो तो वो प्लस हो जाएगा। इसके साथ साथ T1y और T2y को अगर हम देखें
तो यहाँ पर ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल बिल्कुल सेम टू सेम इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि लेंथ भी सेम है, क्योंकि दरमियान से हमने लटकाया था। एंगल भी सेम है। अगर एंगल भी सेम है तो T1y और T2y एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। यानी वर्टिकल कंपोनेंट में जितना फोर्स अपवर्ड की डायरेक्शन में T1y प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही फोर्स हमारे पास T2y भी प्रोड्यूस करेगा। तो दैट्स वाई मैंने T1y और T2y को एक ही नाम से रिप्रेजेंट किया है, Ty प्लस Ty। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 2Ty इज इक्वल टू W, यानी वेट के बराबर हो जाएगा। अब हमें मालूम है जो Ty है, यानी जो हमारे पास y कंपोनेंट है वो बराबर होता है T साइन थीटा के। किसके बराबर होता है? T साइन थीटा के बराबर होता है। हमने निकालना है T को, यानी टेंशन फोर्स को हमने निकालना है। तो आप लोग 2 और साइन थीटा को बुथ साइड डिवाइड करें। तो जब मैंने 2 और साइन थीटा को बुथ साइड डिवाइड कर दिया है, यहां से कैंसिल हो चुका है और W वेट के नीचे इस साइड पे आ चुका है। तो अब जस्ट आप लोगों ने करना क्या है, क्योंकि हम टेंशन को निकालना चाहते हैं तो टेंशन अब हमारे पास आ चुका है। हमने अब यहाँ पर वेट की वैल्यू को पुट करनी है जो कि 18 है, जीवन में हमें मिला था, यानी यहाँ पर हमने उसको निकाला था 18 न्यूटन। इसी तरह से 2 अपनी जगह पर, साइन अपनी जगह पर, और जो एंगल है वो 3.50 डिग्री है। इनको कैलकुलेटर की मदद से जब सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे और 18 को फिर उस पर डिवाइड करोगे तो आप लोग के पास आ जाएगा 148 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमने इस क्लॉथ लाइन के साथ एक मास को बांधा जिसकी वेट हमारे पास आ रहा है 18 न्यूटन, तो स्ट्रिंग में जो टोटल टेंशन प्रोड्यूस हुआ वो बराबर आता है 148 न्यूटन के। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस न्यूमेरिकल को समझ चुके होंगे।